हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास के कुछ विषय, कक्षा 12 लेसन 4 विचारक, विश्वास और इमारतें। और इस किताब का और इस लेसन का ये अंतिम पार्ट है। ठीक है। और आज हम इसमें सीख रहे हैं क्या हम सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है। यानी विचारक, विश्वास और इमारतें। इस लेसन के अंतर्गत हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, स्तूप आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। मूर्तियों में कथानक प्राप्त हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। महायान बौद्ध धर्म और मंदिरों के निर्माण की कथा के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम जानते हैं क्या हम सब कुछ देख और समझ सकते हैं। देखिए, तो अब तक हमने इस लेसन के अंदर प्राचीन परंपराओं की एक झलक देखी। और ये जो प्राचीन परंपराएं वो ईंटों पर और पत्थर से निर्मित स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला के रूप में हमारे सामने आई है। ठीक है। यानी जो स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला आदि के रूप में हमारे सामने ये परंपराएं आई है। और हमने पाया कि समय के बहाव में बहुत कुछ नष्ट हो गया, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बचा है और संरक्षित भी है। और जो बचा हुआ है, जो संरक्षित है, वह हमें इन भव्य कलाकृतियों के निर्माताओं, कलाकारों, मूर्तिकारों, राजगीरों और वास्तुकारों की दृष्टि से परिचित कराता है कि उनकी दृष्टि कैसी थी, उनकी सोच कैसी थी। लेकिन क्या हम उनके संदेश को बिना दुविधाओं के समझ सकते हैं? कदापि नहीं। हम उनके संदेशों को पूरी तरीके से बिना दुविधा से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। क्या हम कभी ये पूरी तरह से समझ पाएंगे कि जो लोग इन प्रतिकृतियों को देखते और पूछते थे उनके लिए इनका क्या महत्व था? हम कदापि नहीं समझ पाएंगे। कब तक? जब तक हम उनके लिखित साक्ष्य, उनके कथानक साक्ष्य और प्राचीन समय से चली आ रही उनके बारे में कथाएं न जाने। ठीक है। तो हम क्या करते हैं? अनजाने को समझने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? अनजाने को समझने की कोशिश। देखिए, हम जानते हैं कि यूरोप के विद्वानों ने 19वीं सदी में जब देवी देवताओं की मूर्तियां देखी, तो वे यहाँ के देवी देवताओं की मूर्तियों की पृष्ठभूमि को और उसके महत्व को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। कई हाथों वाली, कई सिरों वाली, मनुष्य और जानवर के रूपों वाली मिलाकर बनाई गई मूर्तियां उनको बड़ी विकृत लगती थी। और वे कई बार तो इसे घृणा भी करने लग जाते थे। क्यों? कि ऐसी मूर्तियां उन्हें पहले नहीं मिली थी। ठीक है। इन शुरू शुरू के विद्वानों ने ऐसी अजीबोगरीब मूर्तियों को समझ बनाने के लिए उनकी तुलना एक ऐसी परंपरा से कर ली जिस परंपरा को वो जानते थे। ठीक है। यानी यहाँ की जो मूर्ति कला की परंपरा थी, उस मूर्ति कला की परंपरा की तुलना उन्होंने उस मूर्ति कला से कर ली जिस मूर्ति कला को वो खुद जानते थे। और ये जो कौन सी मूर्ति कला थी जिसको वो जानते थे? वो थी यूनान की प्राचीन मूर्ति कला परंपरा। तो यूनान की कला परंपरा से वो परिचित थे, उसे तुलना करते तो उसको अजीबोगरीब मानते। हालांकि वे प्रारंभिक भारतीय मूर्ति कला को यूनान की कला से निम्न स्तर का मानते थे। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की खोज से वे काफी उत्साहित हुए। और ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो मूर्तियां अब उनको मिल रही थी, बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां, तो ये मूर्तियां यूनानी प्रतिमानों से काफी प्रभावित थी। ठीक है। और ये मूर्तियां ज्यादातर तक्षशिला और पेशावर के इलाकों से, उत्तर पश्चिम के नगरों से मिली थी। और इन क्षेत्रों के अंदर, ठीक है, ईसा से 200 साल पहले भारतीय यूनानी शासकों ने राज्य बनाए थे, जिनको हम हिंद यवन शासक या इंडो ग्रीक शासक के नाम से जानते हैं। और उसमें प्रसिद्ध राजा हुआ है एक मिनांडर, जो इंडो ग्रीक या हिंद यवन शासक था। तो ये मूर्तियां यूनानी मूर्तियों से काफी मिलती जुलती थी, क्योंकि यूनानी साम्राज्य यहाँ स्थापित कुछ क्षेत्रों में हुआ था। तो वो प्रभाव परंपरा भी यहाँ आनी लाजमी थी। ठीक है। तो ये चूंकि विद्वान यूनानी परंपरा के बारे में जानते थे, तो इन्होंने उनकी तुलना वहां से करनी शुरू कर दी। इसलिए उन्होंने भारतीय मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना मान लिया। यानी यूनानी कला परंपरा से प्रभावित जब मूर्तियां इन लोगों को मिली, ठीक है, तो इन लोगों ने, यूरोपियों ने क्या माना? ये भारतीय मूर्ति कला के सर्वश्रेष्ठ नमूने के रूप में इनको सामने
माने जाने लगे। ठीक है, परिचित। अब इन्होंने ये संकेत कैसे लगाया, तो उन्होंने जो तरीका अपनाया था वो तरीका था कि परिचित चीजों के आधार पर अपरिचित चीजों को समझने का पैमाना। यानी जब हम कोई हमारे सामने कोई अपरिचित चीज आती है तो हम परिचित चीज के माध्यम से उसकी तुलना करके उसके बारे में अंदाजा अनुमान लगा सकते हैं। और वही यहाँ अंदाजा अनुमान किन्होंने लगाया, यूरोपीय विद्वानों ने लगाया, कुछ मूर्ति परंपराओं को उन्होंने देखा। और इसमें एक ये चित्र देखते हैं, ये महात्मा बुद्ध की एक मूर्ति है जो गांधार कला है। ठीक है, ये महात्मा बुद्ध या बोधिसत्व की एक मूर्ति है जिसमें गांधार कला। देखिए गांधार है वो दोनों का मिश्रण था, हिंद यवन शैली का मिश्रण था। ठीक है, तो गांधार कला शैली उनको यूनानी कला शैली से प्रभावित ही मिली, वैसी ही मिली। अब देखिए क्या, यदि लिखित और दृश्य का मेल न हो, यदि लिखित और दृश्य उन दोनों का मेल नहीं हो तो हम इनके बारे में क्या समझ पाएंगे। तो एक और समस्या देखते हैं कि किसी मूर्ति का महत्व और संदर्भ समझने के लिए कला के इतिहासकार अक्सर लिखित ग्रंथों से जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन ये हर वक्त संभव नहीं होता कि हमें लिखित जानकारी मिल जाए। भारतीय मूर्तियों की यूनानी मूर्तियों से तुलना कर निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा ये निश्चय ज्यादा बेहतर तरीका था। एक तो मूर्तियों का यूनानी मूर्तियों से तुलना करें और दूसरा ये कि उनके बारे में लिखी गई बातें उनको पढ़े, तो ये तो आसान था। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण हमें मिलता है महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण मूर्तियों से। यानी हम देखें कि पता लगा लें ये इतना आसान नहीं था, तो वो पता क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि एक विशाल चट्टान महाबलीपुरम तमिलनाडु में मिली है, उस पर उत्कीर्ण मूर्तियां हैं जो गंगा नदी के स्वर्ग से अवतरण का चित्र माना गया है, लेकिन ये भी हम पूरे तौर पर नहीं कह सकते। ठीक है, कौन सी कथा है इसके बारे में काफ़ी जांच पड़ताल की गई, काफ़ी खोजबीन की गई, लेकिन उनमें काफ़ी मतभेद है। कुछ मानते हैं कि जो तमिलनाडु के महाबलीपुरम में विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण मूर्तियां हैं वो मूर्तियां गंगा नदी के स्वर्ग से अवतरण का चित्र है और चट्टान की सतह के मध्य एक प्राकृतिक दरार है, ये दरार शायद नदी को दिखाती होगी। और ये कथा महाकाव्यों और पुराणों में वर्णित भी है। लेकिन दूसरे विद्वान ये मानते हैं कि यह दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए महाभारत में दी गई अर्जुन की तपस्या को दिखाने के लिए चित्रित किया गया एक चट्टान का नमूना है। और वे मूर्तियों के बीच एक साधु को केंद्र में रखे जाने की बात को महत्व देते हैं। इस प्रकार किसी चीज के बारे में या हमारी समझ बनाने के बारे में सब कुछ देख कर समझ सकें ऐसा संभव नहीं है। हमें उनके बारे में जानने के लिए काफ़ी कुछ लिखित सामग्री या तुलनात्मक स्थिति को अपनाना पड़ता है, तब जाके उसके बारे में कुछ अनुमान लगा पाते हैं, बता पाते हैं। तब भी ऐसा नहीं है कि हम 100% सच हैं। तो इसी के साथ हमारा ये लेसन समाप्त होता है, ये पाठ और ये पुस्तक का काम समाप्त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।